हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज इस वीडियो में हम जो सर्विस डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है Amazon EC2 सर्विस, जो कि हमको Amazon वेब सर्विसेज पे मिलती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारा एजेंडा क्या होगा इस वीडियो का। सबसे पहली चीज जो हम डिस्कस करेंगे वो होगी हमारी इंट्रोडक्शन एंड बेनिफिट्स ऑफ EC2। देन वी विल डिस्कस ट्रेडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर वर्सेस क्लाउड। देन वी विल डिस्कस ट्रेडिशनल इंफ्रा प्रॉब्लम्स। एंड लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कनेक्टिंग टू एन EC2 इंस्टेंस। तो सबसे पहली चीज जो है इंट्रोडक्शन टू Amazon EC2। तो Amazon EC2 होता क्या है, यहाँ पे मैंने बेसिक सी डेफिनेशन ली है जिसके थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे। Amazon EC2, जिसको हम इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड भी बोलते हैं, इज अ वेब सर्विस प्रोवाइडेड बाय Amazon वेब सर्विसेज that allows users to launch and manage virtual servers in the cloud। बेसिकली आप Amazon EC2 जो सर्विस है, जो Amazon वेब सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रहा है, उसकी हेल्प से आप वर्चुअल मशीन्स को बना सकते हो और उनको मैनेज कर सकते हो डायरेक्टली क्लाउड पे। और जब हम क्लाउड की बात करते हैं, हम यहाँ पे बेसिकली बात कर रहे हैं Amazon डाटा सेंटर्स। Then we have it provides resizable compute capacity enabling you to run applications without owning physical hardware। ये चीज इंपॉर्टेंट है। EC2 सर्विस बेसिकली आपको क्या कहती है? EC2 सर्विस आपको कह रही है कि भी Amazon वेब सर्विसेज कंसोल के अंदर आप लॉगिन करो, EC2 सर्विस में जाओ और वहां से आप सिंपली विद इन मिनट्स एक वर्चुअल सर्वर डिप्लॉय कर लो। आपको कोई फिजिकल हार्डवेयर खरीदने की जरूरत नहीं है, कोई स्टोरेज खरीदने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको अपने घर के अंदर या फिर आपको अपनी कंपनी के अंदर कोई सर्वर रैक वगैरह ऐसा कुछ सेटअप करने की जरूरत नहीं है। ये सब कुछ आपको ये क्लाउड में करके दे देंगे। ये बेसिक कहने का मतलब है इस सर्विस का। ठीक है, देन वी हैव की बेनिफिट्स ऑफ EC2 कि हमको बेनिफिट्स क्या क्या मिल रही है EC2 के साथ। सबसे पहला है हमारे पास स्केलेबिलिटी, कि आप जब चाहो इंक्रीज कर सकते हो कैपेसिटी अपने सर्वर्स की और डिक्रीज कर सकते हो कैपेसिटी अपने सर्वर्स की। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हमारे पास टेक एन एग्जाम्पल, यहाँ पे हमारे पास एक सर्वर है। ठीक है, ये एक वेबसाइट होस्ट कर रहा है। ये आपने Amazon के ऊपर EC2 का यूज करके एक सर्वर बनाया हुआ जो एक वेबसाइट होस्ट कर रहा है। इस सर्वर के ऊपर आपने असाइन किए हैं 2 वर्चुअल CPU एंड इसके ऊपर आपने असाइन की है 4 GB की रैम। अब मान लो इस सर्वर के ऊपर ना वर्कलोड ज्यादा हो जाता है, मान लो इसके ऊपर ट्रैफिक ज्यादा आ रहा है। अब आपको चाहिए कि इस सर्वर पे मेरे को ज्यादा CPU करनी है और ज्यादा रैम करनी है, तो आप क्या कर सकते हो? आप विद इन मिनट्स आप इस सर्वर का जो साइज है उसको चेंज करके इसमें ज्यादा CPU बढ़ा सकते हो और ज्यादा रैम ऐड कर सकते हो और आपका सर्वर अप एंड रनिंग हो जाएगा विद इन मिनट्स। ठीक है, और मान लो जब आपको पता लगता है कि भी आपके सर्वर पे लोड कम हो गया, ट्रैफिक कम हो गया, तो आप वापस इनको घटा सकते हो और वापस आप 2 GB रैम एंड 4 GB पे स्विच कर सकते हो। तो ये आपको बेनिफिट मिलता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट हमारे पास है कॉस्ट इफेक्टिव, पे ओनली वट यू यूज। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली इसका कहने का मतलब है कि मान लो आप पहले यूज कर रहे थे इतने रिसोर्सेज, 2 वर्चुअल CPU 4 GB रैम, तो उस टाइम आप सिर्फ इसकी ही कॉस्ट पे करोगे। जितने टाइम के लिए आपने ये रिसोर्सेज यूज किए उतनी कॉस्ट आप दोगे। मान लो आपने डिसाइड किया भी मेरे को अब CPU बढ़ाने है, रैम बढ़ानी है, तो आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी उसी के साथ साथ। बट फ्यूचर में अगर आप इस रिसोर्सेज को कम करके दोबारा इन रिसोर्सेज पे आ जाते हो तो आपकी कॉस्ट दोबारा कम हो जाएगी। तो यहाँ पे समझ रहे हो कि आपके पैसे बच सकते हैं बेस्ड ऑन योर डिमांड, कि जब आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक ज्यादा हो रहा है, आपने CPU बढ़ा दिए, रिसोर्सेज बढ़ा दिए, तो आप ज्यादा पैसे पे कर रहे हो। बट उसी के साथ साथ आपके पास ऑप्शन है कि जब आपको उन एक्स्ट्रा रिसोर्सेज की जरूरत नहीं है तो आप इजिली स्केल डाउन या फिर स्केल अप बेस्ड ऑन डिमांड कर सकते हो। ठीक है, देन वी हैव फ्लेक्सिबिलिटी, कि आपके पास ऑप्शन होता है कि जब आप वर्चुअल सर्वर डिप्लॉय कर रहे हो तो आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको लिनक्स बेस्ड वर्चुअल सर्वर चाहिए, विंडोज बेस्ड चाहिए या फिर मैक ओएस वाला चाहिए। उसी के साथ साथ आप बता सकते हो कि भी स्टोरेज कैसी चाहिए, आपको हार्ड ड्राइव चाहिए, SSD चाहिए। ठीक है, उसी के साथ साथ आप नेटवर्किंग कॉन्फ़िगर कर सकते हो। एंड इंस्टेंस टाइप बेसिकली क्या होता है? इंस्टेंस टाइप के अंदर आप बताते हो कि आपको CPU कितने चाहिए एंड रैम कितनी चाहिए। तो ये आपके पास बेनिफिट है कि आप इजीली स्केल कर पा रहे हो, कॉस्ट इफेक्टिव एंड फ्लेक्सिबल है ये। देन लास्ट वी हैव फास्ट डिप्लॉयमेंट,
कि आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर मान लो अभी मैं चाहूँ कि मेरे को एक EC2 इंस्टेंस बनाना है, तो मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगेंगे, एक मैं EC2 इंस्टेंस वर्चुअल सर्वर डिप्लॉय कर सकता हूँ विद इन 5 मिनट्स। उसके बाद मेरे को जो एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी अपनी वेबसाइट बनाने के लिए वो अलग बात है, बट इनिशियल वर्चुअल सर्वर मैं विद इन मिनट्स डिप्लॉय कर सकता हूँ। ठीक है। उसके साथ हाई अवेलेबिलिटी। अब क्योंकि ये क्लाउड पे डिप्लॉय हो रहा है, तो ये मल्टीपल जोन्स के अंदर डिप्लॉय हो सकता है। मतलब आप कह सकते हो कि भाई आपकी जो EC2 इंस्टेंस है उनको डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे आप अवेलेबिलिटी के लिए रखो। कि मान लो ये एक डाटा सेंटर के अंदर आपका ये सर्वर डिप्लॉयड था, ठीक है। अब इस डाटा सेंटर के अंदर कोई दिक्कत आ जाती है, तो अमेजोन मेक श्योर करता है कि अगर इस डाटा सेंटर के अंदर कोई दिक्कत आई है, तो आपका जो ये सर्वर है ये किसी और डाटा सेंटर के अंदर डिप्लॉय हो जाए और आपकी वेबसाइट को कोई इफेक्ट ना हो। अब ये आप डिसाइड करते हो बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी ऑप्शंस। जब आप अपना EC2 इंस्टेंस कॉन्फ़िगर कर रहे हो, तो आपको बताना पड़ता है कि अवेलेबिलिटी कैसी सेटअप करनी है। तो उसके बेस पे आप हाई अवेलेबिलिटी एनवायरनमेंट कॉन्फ़िगर कर सकते हो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं ट्रेडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होता था। तो जब हम ट्रेडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो हम बेसिकली बात कर रहे हैं कि जब हमारी कंपनी के अंदर एक डाटा सेंटर लगा होता है, ठीक है। तो डाटा सेंटर के अंदर सबसे पहले तो हमारे पास आ जाता है सर्वर रैक, ठीक है। एक सर्वर रैक होगा, उस सर्वर रैक के ऊपर आपके पास एक फिजिकल सर्वर होगा। वो फिजिकल सर्वर आपका हो सकता है डेल का सर्वर हो सकता है, HP का हो सकता है, या सिस्को का हो सकता है। उसी के साथ साथ उस सर्वर रैक पे आपको एक स्टोरेज भी देखने को मिल जाएगी, जैसे कि आपने सैन सेटअप किया हुआ है या फिर NAS सेटअप किया हुआ है। फिर उसके बाद आप क्या करते हो, उसके बाद आप फिजिकल सर्वर के ऊपर एक वर्चुअलाइजेशन के लिए सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो। हमारे सिनेरियो में मान लो यहाँ पे हमने VMware इंस्टॉल किया हुआ है। फिर विद द हेल्प ऑफ VMware हम यहाँ पे वर्चुअल मशीन्स बनाते हैं, और हर वर्चुअल मशीन का एक अपना काम है। अब यहाँ पे आप देखो कि कितना बड़ा सेटअप है, ठीक है। यहाँ पे आप सर्वर रैक है उसको सेटअप कर रहे हो, इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो। अब यहाँ पे सर्वर रैक के अंदर सिर्फ सर्वर और स्टोरेज नहीं होगी, इसी के साथ साथ आपको मिल जाएगी इसके अंदर आपका स्विचेस भी लगे होंगे, राउटर्स भी लगे होंगे, फायरवॉल भी लगी होगी। इन सबको आप कॉन्फ़िगर करते हो। एक कॉन्फ़िगरेशन की हेडेक है यहाँ पे, ठीक है। उसी के साथ साथ आपको इस सर्वर के ऊपर जो पैचिंग वगैरह है वो भी करनी है, स्टोरेज को भी मैनेज करना है, ठीक है। अब कल को मान लो डेवलपर बोल देता है, यहाँ पे डेवलपर है हमारे पास, ये बोल देता है भी मेरे को एक नया वेब सर्वर सेटअप करना है, तो आप मेरे को एक नई वर्चुअल मशीन बना के दे दो। तो आप क्या करते हो, आप VMware कंसोल में जाते हो और इस तरीके से यहाँ पे एक नई वर्चुअल मशीन बना देते हो। और फिर उसके बाद जब आप वर्चुअल मशीन बना रहे हो, तो आप 100 चीज़ें उस पर इंस्टॉल करते हो। आप अपना एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे, उसके साथ मॉनिटरिंग एजेंट्स वगैरह इंस्टॉल करते हो, ठीक है। उसको प्रॉपरली कॉन्फ़िगर करते हो, फिर आप डेवलपर को देते हो कि भी डेवलपर उसको एक्सेस कर सके और अपना काम कर सके। तो यहाँ पे आपके पास कितने सारे मूविंग पार्ट्स हैं, कितनी सारी चीज़ें आपको कॉन्फ़िगर एंड सेटअप करनी पड़ती हैं। अब मोस्ट ऑफ द कंपनीज में आप जाओगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी आपको सेटअप मिलेंगी, बट इसका मतलब ये नहीं है कि एक बार आपने सेटअप कर दिया तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्रॉब्लम्स आती हैं ओवर टाइम, आप देखोगे सर्वर्स में फेलियर्स आ रहे हैं या फिर हार्ड ड्राइव्स क्रैश हो रही हैं, तो उनको भी आपको मेंटेन करना पड़ेगा। उसी के साथ साथ आपके एनवायरनमेंट के अंदर यहाँ पे अगर पावर आउटेज ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे पावर सप्लाई यूनिट एक एक्स्ट्रा लगी होगी साइड पे, ठीक है। जिसके अंदर बैटरी बैकअप होगा कि भाई अगर पावर चली जाती है डाटा सेंटर के अंदर, तो 1 2 या 3 घंटे के लिए एटलीस्ट आपका ये पावर सप्लाई यूनिट आपके एनवायरनमेंट को स्टेबल रख सके, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ट्रेडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। अब यहाँ पे देखते हैं हमारे पास ट्रेडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम है हमारे पास हाई अपफ्रंट कॉस्ट। मतलब कि हमको जब हम कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं ट्रेडिशनल एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक है, मान लो आपने एक डाटा सेंटर बनाना है, तो उसके अंदर आपको अपफ्रंट कॉस्ट देनी पड़ेगी बहुत सारी चीज़ों की। सबसे पहली चीज़, आपको फिजिकल सर्वर्स खरीदने पड़ेंगे। उसी के साथ साथ आप यहाँ पे एक स्टोरेज भी परचेज करते हो, चाहे वो सैन हो नैस हो, डजेंट मैटर व्हाट इट इज, आपको पैसे देने पड़ेंगे स्टोरेज के लिए भी। फिर उसके साथ साथ आप डाटा सेंटर की स्पेस के लिए भी आप एक लोकेशन लेते हो कि ठीक है ये कमरा है, इसके अंदर मैं अपना डाटा सेंटर बनाने वाला हूँ, ठीक है। उसी के साथ साथ आपकी पावर भी होती है कि आप जब आप डाटा सेंटर बना रहे हो, तो वहाँ पे आपको पावर जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है। वहाँ पे केबल्स मैनेजमेंट होनी चाहिए, या फिर बैटरी बैकअप का प्रॉपर सेटअप होना चाहिए कि कल को अगर पावर आउटेज हो जाती है तो आपके पास ये सारी चीजें हों। तो यहाँ पे हाई अपफ्रंट कॉस्ट है। उसके साथ हमारे पास हार्डवेयर रिफ्रेश होता है एवरी 3 to 5 years। अब मान लो आपने आज डेल का सर्वर खरीदा, अब वो 7 या 8 साल बाद वो पुराना हो जाएगा, ठीक है। उस सिनेरियो में आप सोचोगे कि यार 7
5-6 साल हो गए इस सर्वर को, अब ये वारंटी से बाहर भी जा रहा है, तो या तो मैं एक्सटेंडेड वारंटी ले लूँ या फिर मैं नया सर्वर खरीद लूँ अगर मेरी कंपनी के पास उतना बजट है तो यहाँ पे आपके पास ये भी होती है चीज। नेक्स्ट वी हैव स्लो प्रोविजनिंग। ठीक है, जब आपके पास ट्रेडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसमें चीजें जो है वो स्लो स्लो मूव करती हैं। स्लो स्लो कैसे? पहला पॉइंट यहाँ पे रैक एंड स्टैक कि फॉर एग्जांपल आपके यहाँ पे फिजिकल सर्वर लगा है आपके एनवायरनमेंट में, दो फिजिकल सर्वर लगे हैं, एक फिजिकल सर्वर में कोई दिक्कत आ जाती है और आप डिसाइड करते हो कि इसको मेरे को रिप्लेस करना है, तो उस सिनेरियो में आप क्या करोगे? उस सिनेरियो में आप वारंटी के लिए कॉल करोगे डेल वालों को, डेल वाले या फिर वट एवर वेंडर इट इज, राइट? वो आपके पास आएंगे, वो सर्वर को टेस्ट करेंगे, चेक करेंगे, उसके बाद वो पुराने सर्वर को रिप्लेस करेंगे, नए सर्वर को लगाएंगे। सेम चीज अगर आपको कोई नया इक्विपमेंट सेटअप करना है तो उसके अंदर एज एन एडमिन आप उसको कॉन्फ़िगर करते हो, तो इन चीज़ों में टाइम लगता है, ये विद इन क्लिक्स नहीं होती। तो यहाँ पे रैक एंड स्टैक जो है वो आपका काम धीरे करता है। देन वी हैव इंस्टॉलिंग ओएस मैनुअली। ये इतना कॉमन नहीं है क्योंकि आज के टाइम पे आप देखोगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम के टेम्पलेट्स बनाए होते हैं एडमिन से, बट यहाँ पे आपको फिर भी कुछ चीज़ें कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती हैं जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करके वर्चुअल मशीन्स बना रहे हो। ठीक है, तो वहां पे ये आपके पास स्लो प्रोविजनिंग में आ जाता है। देन वी हैव कॉन्फ़िगरिंग नेटवर्क्स। अब आप नेटवर्किंग को कॉन्फ़िगर कर रहे हो, अब यहाँ पे आपके एनवायरनमेंट के अंदर जो भी लगे हैं, ठीक है, राउटर, स्विच, स्टोरेज, फिजिकल सर्वर, ये सारे एक दूसरे के साथ बात तो करेंगे, तो ये सारी नेटवर्किंग की कॉन्फ़िगरेशन आपको करनी पड़ेगी एंड फ्यूचर में कोई इशू आता है तो ट्रबल शूट भी करना पड़ेगा। देन वी हैव मेंटेनेंस ओवरहेड। मेंटेनेंस ओवरहेड के अंदर सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आया था पावर इशू, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आपके डाटा सेंटर को एक स्टेबल पावर चाहिए। देन वी हैव कूलिंग। अब आपका डाटा सेंटर जो है उसके अंदर आपके इतने सारे स्विचेस, राउटर्स, फिजिकल सर्वर, स्टोरेज, ये सब कुछ लगा है, तो ये हीट प्रोड्यूस करेंगे, तो ताकि वो ऑप्टिमल परफॉर्मेंस के साथ काम करते रहे तो आपको उसको प्रॉपर कूलिंग भी देनी है। देन वी हैव पैचिंग। ओवर टाइम आपके जो फिजिकल सर्वर्स हैं, ठीक है, उनके लिए हार्डवेयर पैचेस जो हैं वो उनकी वेबसाइट वाले देते हैं कि भाई अच्छा इसके अंदर बायोस अपडेट आ गया, फर्मवेयर अपडेट आ गया, इसको आप एज एन एडमिन पैचिंग करते हो। रीअकरिंग पैचिंग होती है कि एवरी मंथ आप एक टिकट होगी जो हर महीने आपको बता देगी कि अच्छा भाई पैचिंग का टाइम आ गया, देख लो कोई पैच तो अवेलेबल नहीं है। उसी तरीके से आप स्टोरेज के लिए भी करते हो, पावर सप्लाई यूनिट्स के लिए भी करते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए भी करते हो, तो पैचिंग भी आपके पास एक है। देन वी हैव रिप्लेसिंग डिस्क एंड पीएसयू। तो बेसिकली डिस्क बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मान लो आपकी जो सैन है वो हार्ड डिस्क का यूज़ करती है, तो उस सिनेरियो के अंदर आपकी हार्ड डिस्क जो है वो ओवर टाइम डिग्रेड हो जाती है। ठीक है, तो उस सिनेरियो में आपको ये भी होता है कि भी मेरे को ये हार्ड डिस्क को रिप्लेस करना पड़ेगा क्योंकि ये प्रॉब्लम कर रही है या फिर इनकी रीड एंड राइट स्पीड स्लो हो गई है। एसएसडी के अंदर ऐसी दिक्कत नहीं आती इतनी, बट हार्ड डिस्क के अंदर ज़्यादा आती है। देन वी हैव पावर सप्लाई यूनिट, पीएसयू। पावर सप्लाई यूनिट बेसिकली बैटरी बैकअप है, तो उसके अंदर आपके जो लिथियम आयन बैटरीज होंगी वो ओवर टाइम जो है डिग्रेड कर जाएंगी, तो आप उनको निकाल के नई के साथ रिप्लेस करते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम इससे पहले कि देखें कि कैसे हम कनेक्ट कर सकते हैं EC2 इंस्टेंस के साथ, हम पिछली स्लाइड में दोबारा चलते हैं और यहाँ पे एक चीज समझ लेते हैं कि यहाँ पे हमने जो पॉइंट डिस्कस किए ना, ये सारे पॉइंट्स जो हैं हमारा EC2 इंस्टेंस इजीली सॉल्व कर देता है। अब ये इजीली कैसे सॉल्व हो जाता है? पहली बात, हमको कोई फिजिकल सर्वर नहीं खरीदना, क्लाउड पे हम डिप्लॉय कर रहे हैं, जब मन कर रहा है जब डिप्लॉय कर रहे हैं। स्टोरेज की दिक्कत नहीं है, स्टोरेज भी क्लाउड पे है। डाटा सेंटर एंड पावर कॉस्ट की दिक्कत नहीं है, क्यों? क्योंकि Amazon वेब सर्विसेज के जो डाटा सेंटर्स हैं उन पे पावर के लिए रिडंडेंसी होती है। ठीक है, या फिर अगर उनके एक डाटा सेंटर में कोई इम्पैक्ट आता है तो आप हाई अवेलेबिलिटी की हेल्प से दूसरे डाटा सेंटर में Amazon ही आपको ऑटोमेटिकली दूसरे डाटा सेंटर में आपकी मशीन्स को सेटअप करके दे देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा फ्रंट एंड में कि वेबसाइट पे कोई इम्पैक्ट भी हुआ था। ठीक है, देन यू हैव हार्डवेयर रिफ्रेश एवरी 3-5 ईयर। आपको हार्डवेयर की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि फर्स्ट प्लेस पे आपने कोई हार्डवेयर खरीदा ही नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है, EC2 इंस्टेंस सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई आपको डाटा सेंटर चाहिए ही नहीं, बेसिक नेटवर्किंग के लिए आप एक दो या तीन या डिपेंडिंग ऑन योर इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ तो नेटवर्किंग के लिए इक्विपमेंट रखोगे, बट सब कुछ आपको ऑन प्रेम पे करने की जरूरत नहीं है। आपके पास क्लाउड एक ऑप्शन है जहाँ पे आप अपनी चीजें कर सकते हो। देन वी हैव फ्लो प्रोविजनिंग। आप यहाँ पे कस्टम इमेजेस बना सकते हो, तो ओएस मैनुअली की आपको टेंशन नहीं है। रैक एंड स्टैक तो
आउट ऑफ पिक्चर चला जाता है क्योंकि आपने ऑन प्रेमिसेस पे कुछ सेटअप ही नहीं किया ऐसा। नेटवर्किंग आप ऑन प्रेम पे कर नहीं रहे तो लेस कॉम्प्लिकेटेड होती है क्लाउड पे नेटवर्किंग एज कम्पेयर टू ऑन प्रेम, तो ये आपको ईजी हो जाता है। फिर ये सारे मेंटेनेंस ओवरहेड, इन चीज़ों की आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ऑन प्रेमिसेस पे होता है, हमारे इन्वायरमेंट में तो ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि हम EC2 पे होस्ट कर रहे हैं चीज़ें, क्लाउड पे होस्ट कर रहे हैं, राइट। तो ये हमारे पास जो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, जो सॉल्व हो रही हैं विद द हेल्प ऑफ क्लब। देन लास्ट हमारी चीज है कनेक्टिंग टू EC2 इंस्टेंसेस। अब जब आप सर्वर पे, मतलब कि अब जब आप क्लाउड पे EC2 सर्विस का यूज करके मल्टीपल सर्वर्स बनाते हो तो उनके साथ कनेक्ट कैसे कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने Amazon वेब सर्विसेज से, यहाँ पे मैंने लिंक भी दिया हुआ है, यहाँ से मैंने एक सिंपल पिक्चर उठाई है जिसपे ये बता देता है कि किस किस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप इस पिक्चर को देखोगे, अब यहाँ पे मैंने ये पिक्चर खुद इसलिए एडिट नहीं की क्योंकि ये चीज़ बदलती रहती है। रिसेंटली इन्होंने कुछ चीज़ें ऐड की हैं जो पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ये बेस्ट है कि आप अमेजोन की वेबसाइट पे ये जो लिंक दिया मैंने, यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे आपको अपडेटेड डॉक्यूमेंट मिलेगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कनेक्शन ऑप्शंस, ये बेसिकली ये बता रहा है यहाँ पे कि ये चीजें हैं जिनका आप यूज करके कनेक्ट कर सकते हो अपने सर्वर्स के साथ जो आपने क्लाउड पे बनाया है। SSH क्लाइंट, ठीक है। उसके बाद एक EC2 इंस्टेंस कनेक्ट होता है, इसको हम देखेंगे फ्यूचर वीडियोस के अंदर। पटी, पटी एक क्लाइंट होता है, एक एप्लीकेशन है जिसको आप अपने विंडोज या लिनक्स मशीन पे डाल सकते हो और वहां से यूज कर सकते हो। देन वी हैव RDP विंडोज का क्लाइंट है, इसका यूज कर सकते हो। और उसी के साथ फ्लीट मैनेजर, सेशन मैनेजर एंड EC2 इंस्टेंस कनेक्शन एंड पॉइंट, ये सारे ऑप्शन हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पे बताया कि भी कौन सा ऑप्शन EC2 इंस्टेंस जो है वो लिनक्स बेस्ड है, तो आपको सिर्फ ये वाला, ये वाला, ये वाला एंड ये वाला, ये सारे ऑप्शंस ही मिलेंगे, ये दो ऑप्शंस नहीं मिलते आपको, ठीक है। तो ये चीज आपको इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ताकि आपको पता हो एज एन एडमिन कि अगर आप Amazon वेब सर्विसेज के साथ कल को काम कर रहे हो तो आपको पता हो कि भी हाँ मेरे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं कनेक्ट करने के। क्योंकि आपको जब रियल वर्ल्ड में जाओगे ना, तो रियल वर्ल्ड के अंदर आप देखोगे डेवलपर्स की डिफरेंट डिमांड्स होती है, या फिर कंपनी के अंदर डिफरेंट डिमांड होती है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की। कोई SSH क्लाइंट नहीं यूज करना चाहता फॉर वट एवर रीजन, ठीक है। तो उस सिनेरियो में आप कोई और चीज ढूंढते हो, मान लो उनको आपने सेशन मैनेजर सेटअप करके दे दिया, ठीक है। तो उसी तरीके से आपको पता होना चाहिए कि भाई अगर मेरे को कल को पता करना है कि EC2 इंस्टेंसेस को के साथ कनेक्ट कैसे करना है, तो मैं सिंपल इस डॉक्यूमेंट पे जाऊंगा, इस डॉक्यूमेंट पे जाके मेरे को पता लग जाएगा भाई क्या क्या तरीके एग्जिस्ट करते हैं मार्केट के अंदर Amazon वेब सर्विस। तो यहाँ पे होपफुली आपको समझ में आया होगा EC2 इंस्टेंस क्या होता है और कैसे ये काम करता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, एंड वीडियो को लाइक करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।